बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम लोगों को वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम गपशप में। और आज का शो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। ये मैं हर शो के आगाज़ में कहती ही हूँ कि हमारा शो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि हम इतनी मेहनत से जो है वो आप लोगों की रिक्वेस्ट पर इतनी ज़बरदस्त स्टोरीज़ लेकर आते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आते हैं जिनके बारे में अब तक आप लोगों को नहीं पता होता है। और हमारी कोशिश होती है अगर हमसे थोड़ी बहुत इसमें जो है वो ऊपर नीचे कोई चीज़ हो भी जाए, लेकिन आप लोग दिल के इतने अच्छे हैं कि हमें माफ़ी करेंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सना कादर, और मैं हूँ आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन, और मैं हूँ आपकी होस्ट कायनात काज़मी, और मैं हूँ अनम गौहर। माय नेम इज़ यूनुस खान। और जैसे पाकिस्तान वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दे रहा था, मुझे लग रहा है मैं शायर बन चुका हूँ। तो उसी बात पे अर्ज किया है, इरशाद। पाकिस्तान हैज़ लॉस्ट द मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। खैर है, हमने इंडिया से बदला ले लिया। क्या ही बात है। जी, अफसोस की बात है, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी थी, फाइटिंग स्पिरिट दिखी। बट ठीक है, स्पोर्ट्स में हार जीत होती है। बट हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान हैज ऑलरेडी वन द वर्ल्ड कप No doubt. बाय परफॉर्मिंग। मतलब ये एक वाहिद टीम थी जो फर्स्ट राउंड में व्हाइट वॉश कर रही थी सबको, अनडिफीटेड थी। बट यूनस, हम लोग बदले नहीं लेंगे पड़ोसी मुल्क की तरह। अगर हार भी गए तो कोई इशू नहीं है। नहीं, बट पॉजिटिव साइड देखें, ऑस्ट्रेलिया टूर पे आ रहा है, हमें बदले वाली आग तो आ गई है। अब जो टूर आएगा उसमें हम आपको व्हाइट वॉश करेंगे तीनों फॉर्मेट्स में। इंशाल्लाह। और हम तो पहले ही कहते हैं आप जीते या हारे हमें आपसे प्यार है। एग्जैक्टली, क्या ही बात। हमारी सोच जो है वो कम से कम इतनी मनफी तो नहीं है कि हम अपने जो है वो कौमी हीरोज़ के साथ, कौमी क्रिकेटर के साथ जो है उनको अगर वो मैच हार भी जाते तो उसके बाद हम उसकी फैमिली पर अटैक करें या उनकी ज़ातियात पर जाए। ऐसी हमारी आदत नहीं है। हम बड़ा पॉजिटिव मैसेज देने वाले लोग हैं और पॉजिटिविटी के साथ ही जो है वो हम हमेशा चलते हम रहते एक हैं। सिविलाइज्ड कॉम। यही तो हमारी खसलत है जो हमें मुनफरिद बनाती है बाकी कौमों से। हकीकत ट्रू बात है। ट्रू ट्रू ट्रू। जी, सो बिल्कुल। व्हाट्स द न्यूज़? रिलेटेड टू क्रिकेट है, लेकिन न्यूज़ पुरानी है। बट बात अभी तक, कहते हैं ना कि जब बाजार, न्यूज़ का बाजार जो है वो गर्म हो तो आप बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सबकी इजाज़त हो तो मैं आप लोगों का शुरू में ही थोड़ा सा वक्त लेना चाहूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जहाँ बात एक पाकिस्तानी कौमी हीरो की आती है और उसके मजाक या उसकी और फिर कहीं ना कहीं वो इतनी गलत वे में मीडिया में उछाली जाती है, तो हम भी बीइंग अ एंकर पर्सन या बीइंग अ होस्ट, मैं नहीं चाहती कि एटलीस्ट मैं ट्वीट सडनली यूँ पढ़ूँ और कोई भी नीचे कमेंट करे कि देखा ये गलत था वो गलत था। तो बात आप जस्टिफाई कर रहे हैं अगर किसी के बिहाफ पर तो मैं कौन होती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों ने डिसाइड करना है कि कौन गलत था कौन सही था, और इस पर फिर आप सबकी भी राय चाहिए। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि थोड़ा आप लोग ध्यान से ट्वीट सुनिएगा। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ वर्ड्स हैं नाजेबा हैं, तो वहाँ पे मैं बीप कर दूँगी खुद ही, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि ये वर्ड का क्या मतलब है। एडिटर से काम ले रही है उसका, आप खुद ही बीप करेंगे। तो सबसे पहले मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, और उन्होंने ट्वीट किया जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच था और पाकिस्तान जीत गया था, और 11 बजे रात को जब मैच खत्म हो तो एक खुशी का अलग ही आपका ना वो जी बिल्कुल आलम था, और एक्साइटमेंट एक नेक्स्ट लेवल थी। तो उन्होंने बहुत अभी आप लोग, मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग सिनेरियो समझ पाएँ कि ये किस वे में उन्होंने मैसेज किया होगा या ट्वीट किया होगा। हेलो मोहम्मद आमिर, हेलो एवरीवन। वो पूछना ये था कि हरभजन सिंह पाजी का टीवी तो नहीं टूटा, और एंड ऑफ द डे इट्स अ गेम ऑफ क्रिकेट। उन्होंने बहुत अच्छा वो किया, क्योंकि हरभजन पाजी के बारे में, जो हरभजन सिंह के बारे में, पाजी उन्होंने, मुझे पता है कि पाजी पंजाब में बड़े भाई को कहते हैं, बड़े भाई को। तो ये रिस्पेक्टफुल उन्होंने एक तरह से ट्वीट किया, और मजाक में, क्योंकि क्रिकेटर्स हैं, हम सारे एंकर्स हम एक दूसरे से मजाक करते हैं, क्योंकि हमारी वो कहीं ना कहीं मेंटालिटी है कि हम मजाक बर्दाश्त कर सकते हैं एक दूसरे का। ठीक है, उन्होंने ट्वीट किया। आगे से हरभजन सिंह किस मूड में होंगे, वैसे तो इंडिया की आदत है कि वो जीते या हारे, उन्हें पता नहीं पाकिस्तानियों की बात पॉजिटिव समझ नहीं आती। तो उन्होंने ट्वीट ये किया हरभजन सिंह ने उन्हें ताना मारते हुए, लॉर्ड्स में, आपको पता होगा कि लॉर्ड्स वो स्टेडियम था और वो मैच था जहाँ पे मोहम्मद आमिर का कैरियर डिस्ट्रॉय हुआ था। 5 साल तक वो बैन हुए थे, और मोहम्मद आमिर और सलमान जो क्रिकेटर थे, सलमान बट मोहम्मद आसिफ थे, तो उन्हें मैच फिक्सिंग में पकड़ा गया, और मैच फिक्सिंग की उन्होंने, और उसके बाद उनको 5 साल तक बैन किया। खैर एनीवेज, उन्होंने पर्सनल अटैक किया हरभजन सिंह ने। उन्होंने लिखा कि लॉर्ड्स में बॉल कैसे हो गया था, कितने लिए, किसने दिए, टेस्ट क्रिकेट है, 9 बॉल कैसे हो सकता है, शेम ऑन यू एंड अदर सपोर्टर फॉर सपोर्टर एंड दिस ब्यूटीफुल गेम। उन्होंने बेसिकली उनको
इतना पर्सनल अटैक कर दिया कि आपके सपोर्टर्स जैसे सपोर्टर्स, क्योंकि हम पाकिस्तानी, हम अपनी क्रिकेट टीम को सपोर्ट करेंगे, तो साथ ही साथ उन्होंने हम सबको भी शेम ऑन यू कह दिया कि हम कैसे ऐसे जो है जो मैच के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं या अपने गेम के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं। फिर मोहम्मद आमिर ने उनको रिप्लाई में लिखा, लगी बीप पे हरभजन सिंह के भागो भागो लाला आया, क्योंकि लाला शाहिद अफरीदी को कहा जाता है और शाहिद अफरीदी ने हरभजन सिंह को सिक्सर बार बार उन्होंने, वो एक मैच था जिस पे लाला ने अच्छे खासे जो है हरभजन सिंह की बॉल पर छक्के छुड़ाए थे, उनके भी और उनकी टीम के भी। लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा लगा कि उनके मजाक को पर्सनल अटैक किया गया। उनके कहते हैं ना कि इंसान कभी इंसान की गलती माफ़ नहीं करता, अगर खुदा कर दे रब कर दे। मतलब अगर मैच फिक्सिंग उन पर साबित भी हुई थी, 5 साल उनको बैन कर दिया उन्होंने, वो एक पूरी सज़ा उनको दी गई और लोगों ने, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों ने ही उनको सपोर्ट नहीं किया था, क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आप अपनी फील्ड में या अपने काम में चीटिंग करते हो। बात सिर्फ गेम की नहीं है, बात है मुल्क की बका की, क्योंकि आप पाकिस्तानी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट्स मीन आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये इतनी सारी चीज़ें थी जिस पे सईद अजमल जो बहुत सीनियर क्रिकेटर हैं, उन्होंने कहा, मैदान में वो आए और उन्होंने कहा कि मोहम्मद आमिर को माफ़ी मांगनी चाहिए। मतलब अगर कोई छोटा बच्चा गलती करता है तो सीनियर क्या करेंगे, मतलब कोई बड़ा इंसान क्या करेगा, क्या उसे गाली देगा, उसे नाजेबा अल्फाज बोलेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, मोहम्मद आमिर को कहा। और हरभजन सिंह ने इंटरव्यू में ये कहा कि पाकिस्तानी जो आजकल के क्रिकेटर्स टीम जो है, जो भी क्रिकेटर्स हैं, उन्हें तमीज़ सीखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सीनियर कोई भी हो, अपनी टीम का या दूसरी टीम का सीनियर होता है। जिस पर फिर मोहम्मद आमिर ने रीट्वीट किया और उन्होंने कहा कि मैंने तो पाजी कहा था, मैंने तो भाई का एक आपको लक़ब देके एक मजाक में, लाफ्टर में एक बात की थी। आपने मुझे मेरे कैरियर के ऊपर और आपने मेरे ज़मीर को झंझोड़ने की जो कोशिश की, तो फिर बदले में मैंने आपको जवाब दिया। अब ये बात देखिए 2 क्रिकेटर्स की थी, लेकिन आवाम कूद पड़ी। तो ये बात कहीं ना कहीं 2 मुल्कों की लड़ाई की हो गई, और 2 मुल्कों के इन सेंस के उन्होंने तो मोहम्मद आमिर ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि शेम ऑन इंडिया और ये वो, कि इंडियन फैंस और इंडियन क्रिकेट टीम्स के फैंस को, लेकिन इन्होंने, हरभजन सिंह ने कहा कि आपको जो भी सपोर्ट करता है, शेम ऑन यू। मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ जी। नंबर 1, हरभजन सिंह ने ये मोहम्मद आमिर ने ट्वीट क्यों किया, थोड़ा बैक जाते हैं, पिछले जन्म में जाते हैं। हरभजन सिंह ने नेशनल टेलीविज़न पे इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने बोला डायरेक्ट करके शोएब अख्तर को कि शोएब अख्तर, कोई फ़ायदा नहीं है मैच खेलने का, हम लोग जीत जाएंगे, तो वॉक ओवर दे दो। वॉक ओवर ये होता है विदाउट मैच, आप कह देते हैं कि हमने फोरफीट कर दिया एंड यू आर द विनर। तो उन्होंने ये बात बोली और मजाक में बोली, ठीक है, और नेशनल टेलीविजन बोली। मोहम्मद आमिर ने ट्वीट किया उनको, और मुझे नहीं लगता कि डिसरिस्पेक्ट किया, बिकॉज इट्स अ जोक राउंड, ठीक है। अगर हरभजन सिंह कहते हैं नहीं, अगर मेरा मजाक शोएब अख्तर से था तो आपके बीच में, अगर वो ये कहते हैं तो आप नेशनल टेलीविजन पे तो नहीं कह सकते ना, आप फोन करके बोले, आप व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके बोले, बट दिस इज नॉट द वे। अगर किसी ने आप मजाक करते हैं तो मजाक बर्दाश्त करने की हिम्मत भी होनी चाहिए आप में। एंड सईद अजमल साहब जो हैं हमारे एक्स क्रिकेटर हैं, एंड ही इज द बेस्ट ऑफ स्पिनर इन द वर्ल्ड, ही वाज द बेस्ट ऑफ स्पिनर इन द वर्ल्ड। इनकी डिग्री का इशू हुआ था तो इनको बैन कर दिया गया था, उसके बाद फर्दर वापस आए थे टीम में, बट ही कुडंट परफॉर्म एट दैट लेवल। दानिश कनेरिया हो गए और बहुत सारे एक्स क्रिकेटर्स हैं जो यूट्यूब पे आ गए हैं और ऐसे बात करते हैं। आई टेल यू व्हाट्स देयर माइंडसेट। आपको भी पता है कि मीडिया में जो आवाम को कैच करने का सबसे इजी फॉर्मूला है, दैट इज टू सेल नेगेटिविटी। जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं जिनको मेरे ख्याल से पीसीबी में कोई पोस्ट नहीं मिली, बेचारे अपनी अकेडमीज रन कर रहे हैं इंडिविजुअली, वो यूट्यूब पे आ गए हैं, वो सोशल मीडिया पे आ गए हैं और वो नेगेटिव बातें करते हैं रिगार्डिंग द टीम, रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ आवर टीम। वही वाली बात है कि जो आवाम है वो कहती है अच्छा ये कोई नेगेटिव बात कर रहा है, वो देखते हैं, तो उनके व्यूज़ आते हैं, पैसे आते हैं। तो इस चीज़ को ठीक है, मुझे नहीं लगता कि मोहम्मद आमिर को माफ़ी मांगनी चाहिए, इट्स माई ओपिनियन। एंड सेकेंडली, उन्होंने कोई बदतमीजी नहीं की। एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर हरभजन सिंह ने उनको ऐसी बात बोली तो उन्होंने फिर आगे से रिएक्ट किया, फिर फर्दर रिएक्ट हुआ। नाउ नोबडी इज एट फॉल्ट। हरभजन सिंह को बहुत सारे लोगों ने टैग किया है, जस्ट बिकॉज मोहम्मद आमिर इज अ सेलिब्रिटी, ही यूज दिस थिंग टू रिप्लाई हिम। एनीवेज बहुत सारे, मतलब मेजॉरिटी में कह रहा हूँ, कितने थाउजेंड्स में, लाखों में वो आए होंगे, रीट्वीट्स आए होंगे हरभजन सिंह के कमेंट पे। बट हैविंग सेड दैट, इट्स ओके, आई डोंट थिंक सो कि मोहम्मद आमिर को अपोलोजाइज करना चाहिए। एंड आपकी लास्ट बात कर रहा हूँ, फिर यू कैन कंटिन्यू, कि मोहम्मद आमिर को बैन कर दिया गया 5 साल, उन्होंने
अपनी जेल में गुजारी लाइफ, और उसके बाद वो वापस आए एंड पाकिस्तान की टीम में कम बैक किया, एंड बिकॉज ऑफ हिम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान जीता, बिकॉज जो पहला स्पेल था मोहम्मद आमिर का, इट वॉज माइंड ब्लोइंग। इट इज वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग स्पेल इन द वर्ल्ड। मतलब अगर हम करें टॉप 10 तो उसमें कहीं इनका आता है टॉप 10 में बॉलिंग स्पेल। उन्होंने रोहित शर्मा को आउट किया, उन्होंने विराट कोहली को आउट किया, एंड आई एम रॉन्ग, शेखर धवन को भी आउट किया, टॉप 3 उड़ाए थे। और जहाँ तक ये बात करें सीनियर्स की, मैं कल ही इनका एक इंटरव्यू देख रही थी, पता नहीं नाम लेना चाहिए कि नहीं, आप लोग पहुंच जाएंगे इजीली। एक कॉमेडी शो होता है, ठीक है, इंडिया का, तो वहाँ पे हरभजन सिंह और शोएब अख्तर दोनों एज अ गेस्ट आए हुए थे। तो शोएब अख्तर से ज़्यादा हरभजन सिंह जो है, शोएब अख्तर का भी मजाक उड़ा रहे थे, वकार यूनुस का भी मजाक उड़ा रहे थे, और वसीम अकरम का भी मजाक उड़ा रहे थे। और जहाँ पर ये बात करते सीनियर्स की कि आप सीनियर्स के साथ मिसबिहेव नहीं कर सकते, तो वो भी तो सीनियर्स थे। हरभजन सिंह से काफ़ी सीनियर है वसीम अकरम साहब और वकार यूनुस साहब, तो तब भी उन्होंने जब मजाक किया था और वहाँ पे लोग इतना क्लैप कर रहे थे, वही बात है उनकी नेगेटिविटी के, लोगों को पता नहीं क्यों इतनी नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते, तो वो भी इंसल्ट थी। और अगर हम देखें, सीनियरिटी कॉम्प्लेक्स इतना बुरा है हरभजन सिंह का कि ही स्लैप्ड श्रीशांत इन एन आईपीएल मैच। इतना अपने में ईगो है, आप वो है कि यू कैन स्लैप एनीवन इन द ग्राउंड। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं एक छोटी सी बात जो है वो इसमें ऐड करूंगी, वो ये है कि देखें, जो दिखता है वो बिकता है, और इंडिया की कुछ इसी तरह की पॉलिसी है। उनको लगता है कि नेगेटिविटी दिखाकर जो है वो अपने ब्रांड्स को और मार्केटिंग जो है वो अपनी खुद की कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पॉजिटिव वे में भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। पाकिस्तान से सीखें कि किस तरह पॉजिटिव रहते हैं। यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं ना जाए, देखते रहिए गपशप। वेलकम बैक। मुझे लगता है कि काफ़ी सीरियस हो गया है माहौल और हमने काफ़ी रोस्ट कर दिया है भारत को, तो मैं माहौल को थोड़ा सा लाइटर नोट पे लेके जाती हूँ। और एक बड़ा मज़ेदार सा छोटा सा फ़नी सा एक मियाँ बीवी की कहानी है। मेरी नज़र से मैं गुजर रही थी, एक स्टोरी मैं पढ़ रही थी, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो एक मैरिड कपल था विच वॉज लाइक अराउंड 50+ समझ लें, एग्जैक्ट फिगर्स उनके नहीं मेंशन थे। तो काफ़ी वो बुज़ुर्ग कपल था, उनकी शादी की सालगिरह थी, वो काफ़ी तकरीब उन्होंने बड़ी रखी, मना रहे थे। तो एक कहीं उन्होंने एक क्या कहते हैं उसको, फोटोग्राफर ने क्वेश्चन किया। वो जब अपनी बेगम को मुखातिब कर रहे थे तो उन्हें हनी, स्वीट हार्ट, डार्लिंग, बेबी बोल रहे थे। तो उनमें से एक जो फोटोग्राफर उनकी पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे, वो काफ़ी हैरत भरे अंदाज से उनकी तरफ देखे और बोले कि एक्सक्यूज़ मी, मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? तो कहते जी, पूछे। वो अपने उस अंदाज में, वो काफ़ी बूढ़े से थे। आपका प्यार अब तक इतना जवान कैसे? आप तो बूढ़े हो गए लेकिन आपका प्यार है कि अभी भी यंग है। इतना तो कपल्स में नहीं होता, वो 2 साल बाद अपनी बेगम का नाम बेजार होकर लेने लग जाते हैं। तो उन्होंने बोला, भाई बरखुरदार, असल में मामला ये है कि आई एम स्केयर्ड टू आस्क हर नेम। अगर मैंने इससे इसका नाम पूछा तो ये मुझे पकड़ के मार देगी, मैं वैसी मौत के कगार पे खड़ा हूँ। वो उम्र के इस हिस्से में पहुँच गए थे कि वो अपनी बेगम का नाम ही भूल गए थे। अब भाई उम्र का तकाजा है, ज़ाहिर है इंसान को बहुत सारी चीज़ें नहीं याद रहती, तो बेगम के डर से कि वो मुझे कुछ कर ना दें, तो वो उनको प्यार से इम्प्रोवाइज करके बेबी, हनी, जान, मेरा बच्चा, माय लव बोल रहे थे। असल ये फैक्ट है। आई हैव सीन दीज कपल्स जो है बेबी, जान, अरे फलाने की अम्मा, ऐसे रहता है, नाम नहीं लेते, भूल जाते हैं लोग। तो वेडिंग एनिवर्सरी, बर्थडे तक बेचारे भूल जाते हैं ना। मैंने यहाँ तक सुना है कि कुछ औरतें कहती हैं कि हमारे खानदान में ऐसा एक रिचुअल है कि हम शौहर को नाम से नहीं पुकार सकते, डिसरिस्पेक्टफुल समझा जाता है। मुझे अच्छा लगता है ना, सुनते हैं, वो कहते हैं अब तक बहरा थोड़ी हो, सुन ही रहा हूँ। सुनते हैं तो कोई और सुनता हुआ आ जाएगा। सुने जी, ऐसे मतलब जो होता है ना उनका। लेकिन खैर ये बड़ी अच्छी बात है, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि शादीशुदा जो कपल्स होते हैं उनमें जब आप इस तरह की चीज़ देखें ना, खास अच्छा हमारे माशरे में, पूरी दुनिया में ये चीज़ बड़ी एक तासुर जताई जाती है कि शादीशुदा अगर कपल्स होते हैं उनके बीच मोहब्बत नहीं होती, लेकिन ऐसी बात नहीं है, होती है। मैंने बहुत सारे ऐसे कपल्स देखे जो कि अपनी शादी के मतलब 50 साल बाद भी उनके दरमियान इतनी मोहब्बत होती है। एक वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल है कि एक जो है वो मैक्सिमम उनकी एज अगर मैं काउंट तो मुझे नहीं पता होगा, लेकिन 70 से ऊपर थे वो कपल्स ना, उनकी एज थी। वो इतनी मतलब मोहब्बत से जो है वो हमारी कराची में 2 दरिया की साइड पर वो अपनी सेल्फीज ले रहे थे इतने प्यार से। आई जस्ट लव दिस। मतलब ये देखकर मैंने ये बात नोट की कि मोहब्बत जो है उसकी लिमिट एज से नहीं होती। लेकिन मुझे खैर सना, आपकी बात से मैं यहाँ पे अनम की पहले उस वाली बात से कनेक्ट करूँगी कि वो जो शख्स थे कि वो अपनी वाइफ का नाम भूल गए थे, इसलिए वो बेबी, हनी के उससे मुखातिब कर रहे थे। इसी तरह मुझे लगता है कि वो
कपल जो है ना कहीं ये भूल गए थे कि वो हस्बैंड वाइफ है और वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होकर जो है सेलिब्रेट कर रहे होंगे। मे बी क्या पता वो एज के इस हिस्से में भी जाकर एक दूसरे को डेट कर रहे हो। नहीं, हो सकता है ऐसा। लेकिन वैसे भी कहते हैं ना, बूढ़ा इंसान बच्चा हो जाता है। हाँ, ये हकीकत बात है। और दिल तो बच्चा है। हाँ, दिल तो बच्चा है। और मैं यहीं पे छोटी सी एक बात ऐड करना चाह रही थी। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि जब आप बुज़ुर्गों को देखो कि वो छोटी छोटी खुशियाँ, लाइक फॉर एग्जांपल वो अपनी इस तरह से एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे, तो यही जिंदा दिली होने का ना कि आप कितने जिंदा दिल हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि इस एज में क्या होता है कि मेरे जोड़े में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मेरे यहाँ कंधों में दर्द है, मतलब ज़्यादातर यही कंप्लेन। और जो जिंदा दिल टाइप के लोग होते हैं ना, मैंने काफ़ी लोगों को ऐसा देखा है कि वो जैसे बीच वगैरह कैप्स पहना कर पिक्चर्स, अक्सर आप स्क्रॉल कर रहे हो, आपको ट्विटर पर, आपको सोशल मीडिया पे नज़र आता है। तो मैं किसी पिक्चर्स को लाइक करूँ ना करूँ कपल्स की, लेकिन मैं इस पिक्चर्स को ज़रूर लाइक करती हूँ जहाँ पे दो बुजुर्ग लोग हस्बैंड वाइफ और उन्होंने कोई फनी सी पिक्चर्स लगाई हो। आप ये सिर्फ पिक्चर्स की बात कर रहे हैं ना, आप टिकटॉक की वीडियोस उठा लें, नॉट ओनली पाकिस्तान, आप पड़ोसी मुल्क ले लें, ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो ओल्ड एज के वो टिकटॉक वीडियोस होती हैं, दे आर सो क्यूट, यू हैव नो आइडिया। मतलब आप एंड होता है ना, कोई कंटेंट आता है हम हंसते हैं, एक होती जेन्युइन स्माइल दैट कम्स व्हेन यू सी देयर वीडियोस। पता है उसके पीछे एक वजह है, वो वजह ये है कि ये जो कपल्स होते हैं ना, जो थोड़े एजेड हो जाते हैं, ये दे फाइंड हैप्पीनेस इन क्रिएटिंग स्मॉल लिटिल मोमेंट्स में। आज के कपल्स या तो पब्लिसिटी के लिए, या फेमस होने के लिए, या पैसों के लिए, किसी भी चीज की वजह से, तो उनका एक अलग मोटिव है वीडियोस में, बट वो कपल्स वो रियल हैप्पीनेस। अच्छा, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा जो है वो ऐड करूँ कि ये हकीकत बात है। कुरान के अंदर भी ये चीज़ लिखी है कि जो है शौहर और बीवी जो है वो एक दूसरे का लिबास है, इतनी बड़ी बात। और जब वो एज के उस हिस्से पे पहुंच जाते हैं जहां उनको कुछ नहीं चाहिए होता, ना पैसा, ना कोई शोहरत, ना किसी चीज़ की तरक्की के लिए कोई भाग दौड़े, कुछ नहीं है, उस वक्त जो है वो आपको सिर्फ ज़रूरत होती है कि कोई एक ऐसा इंसान हो जो आपकी बात सुने, जो आपसे प्यार करे। तो उस वक्त का जो कनेक्शन होता है ना, हम सोच भी नहीं सकते, अभी की ज़िंदगी में हम ये सोच भी नहीं सकते कि उस वो फीलिंग्स हम ला सके, या वो कनेक्शन, थोड़ी सी जो कनेक्टिविटी होती है वो भी हम फील कर सके, नहीं फील कर सकते। उनकी बात ही कुछ और ओल्ड एज कपल, एक छोटा सा सवाल है आप सबसे, आप लोगों ने कभी देखा है कि ओल्ड कपल उनकी कहीं ना कहीं शक्ल आपस में मिलने लग जाती है? मैंने बहुत नोट किया है, मैंने बहुत नोट किया है कि जब 20 साल हो जाते हैं, 25 साल हो जाते हैं, 30 साल, लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि टिकटॉक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जितने भी हमारे बुजुर्ग हजरात हैं उनके लिए बड़ा एंटरटेनिंग चीज़ है, क्योंकि जब भी वो कुछ ऐसी फ़नी वीडियोस बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। आई मीन मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं वहाँ पर कि इतनी फ़नी होती हैं कि उनको देखते रहते हैं। मैं एक वीडियो है ना, शायद उसको मैं 10 बार देख लूँगी कि इतनी मुझे अच्छी लग रही होती है। तो वीडियो शेयर करवा लेना, हम सब भी देख लेंगे। आप ग्रुप में शेयर कर दिया करेंगे। जी 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 बिल्कुल। क्यों अच्छा, इसका मतलब ये तो नहीं है कहीं ये उर्शिया अपनी बात से ये कहना चाह रही है कि जो टिकटॉक पर पाबंदी लगी वो हट जाए? मगर वीपीएन लगा के सब यूज कर रहे हैं। अच्छा, मैं दो ये चीजें ऐड बातें करूंगा, बताने की नहीं थी। दो चीजें ऐड करूंगा। नंबर 1 कि जो ओल्ड एज कपल्स हैं, जो मैरिड कपल्स हैं, उनके बारे में एक सेइंग भी है कि इतना एट टाइम्स इतना लड़ते हैं कि वो साथ भी नहीं रह सकते और एक दूसरे के बगैर भी नहीं रह सकते। नंबर 2, कमिंग टू योर क्वेश्चन एंड व्हाट वाज दैट, कि एक जैसे पिक्चर्स, इट्स मोर ऑफ नॉट कि आपके फेशियल रिजेम्बलेंस है, बट मैनरिज्म आ जाते हैं। अगर आपका कोई दोस्त है, उसकी आदत आप में आ जाएगी और आपकी आदत उसमें चली जाएगी। सेम गोज विद हस्बैंड एंड वाइफ। तो मैनरिज्म से या कुछ बॉडी लैंग्वेज से वो एक लगने लग जाती है। एक्चुअली होता ऐसा है कि जब दो लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं तो एक दूसरे की आदतें वो अडॉप्ट करने लगते हैं। तो इसलिए आप कह रही हैं कि फिर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन भी आता है। और इतना उम्र जिंदगी का इतना मेजर हिस्सा आपने जवानी से बुढ़ापे तक गुजार दिया, तो कहीं ना कहीं वो चेहरे पे और आपके उठने बैठने में हर चीज में रिफ्लेक्ट होता है। अने इसमें मैं छोटी सी बात ऐड करूंगी। आप बड़ी सी बात ऐड कर देना। जी जी, आप लंबी सी बात ऐड करें। ये छोटी सी बात इसलिए क्योंकि मुझे पर्सनली तब मुझे बहुत दुख होता है जब आई मीन उस एज पे जाके एक जो हमसफ़र होता है वो अगर चला जाता है, तो वो मुझे जो सिंगल पर्सन होता है, चाहे वो माँ हो या बाप हो, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा जो है वो दिल पे टच करता है कि लाइक ऐसी चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा दुख देती हैं। ऐसा अगर कोई इंसिडेंट होता है किसी के साथ, तो जो बच्चे हैं उन पे फर्ज हो जाता है कि कंपेनियनशिप जो अपने मदर या फादर जो रह गए हैं उनको देना उनका फर्ज है। व्हाट आई बिलीव। अच्छा यूनुस, वो पता है इतने सैड हो जाते हैं कि वो छोटी छोटी चीज़ें
ढूंढ रहे होते हैं कि कोई ना कोई चीज़ हमें एंटरटेन करे, क्योंकि वो अपना हम सफ़र ढूंढ रहे होते हैं कि जो उनका पार्टनर होता है वो साथ में नहीं है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, दोनों के लिए लागू है ये बात। तो I'm not joking, but I've seen couples, मतलब जो थोड़ा सा एक डिपार्ट हो गया फ्रॉम दिस वर्ल्ड, द अदर इज इन दिस वर्ल्ड, तो उनके बच्चे क्या करते हैं, उनको फेसबुक अकाउंट बना दिया, इंस्टाग्राम का बना दिया, टिकटॉक का बना दिया, एंड वो अंकल या आंटी जो है वो पूरी दुनिया में लोगों से बातें कर रहे हैं, बिल्कुल और ऐसे अपनी एज भी छुपा रहे हैं। ये और भी इसके साथ ऐसे भी बच्चे हैं कि जो नाराज हो जाते हैं, वो अलाउ भी नहीं करते कि दूसरी शादी करें। मैंने ऐसे भी देखे हैं, और ये तो- गलत है। और मुझे विच इज रॉन्ग। आपको क्या लगता है? और मुझे लगता है इसी बात में हम छोटे से ब्रेक पे चल जाते हैं। लेकिन ब्रेक के बाद होगा। आप बोलो साड़ी खैर। लेकिन ब्रेक के बाद हमारे पास मौजूद है एक सिंगर जो आपको एंटरटेन करेगा, हमको एंटरटेन करेगा, सना को एंटरटेन करेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मेरी तुझ तक रसाई है, ये मेरी भलाई है, हर खुशी तू मेरी है खुदा, रास्ती तू मेरी है खुदा, जिंदगी तू मेरी है खुदा, रास्ती तू मेरी है खुदा, तू मेरी है खुदा, रास्ती तू मेरी है खुदा। वेरी नाइस, वेलकम बैक। #OMG, जोरदार तालियां मॉरिस सर्वर के लिए। वाह 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 सर, क्या आवाज है आपकी। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस। सर खुदा की देन। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या आवाज है आपकी। नहीं, बट ऑन अ सीरियस नोट, क्या थ्रो है, क्या मैं इतना कोई सिंगर हूँ नहीं, मैं इतनी नॉलेज भी नहीं है, बट सुनने में इतना अच्छा लगा एंड इट वाज ऑन पीक। मेरी फीलिंग जो थी इनकी आवाज के साथ ट्रैवल कर गई। और सर आपने वाकई बहुत खूबसूरत गीत गाया, और गीत आप जब भी सुनते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके दिल को छू जाता है। जी सर, तो ये जो आपके गीत में पुकार थी ना, वो पुकार हम सबके दिलों में भी ना वो एक कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाता है। जब आप कनेक्ट होते हैं तो आप अपने खुदा से वैसे ही पुकारते हैं जैसे आपने अभी बहुत ही खूबसूरत तरीके से गीत गाया। सर मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, वो ये है कि आपका नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, मॉरिस सर्वर, राइट? सो आप इसका मतलब बता सकते हैं? इसका मतलब होता है आला बुजुर्ग। आला आला बुजुर्ग। आला बुजुर्ग। वाओ, दैट्स रियली अमेजिंग। दैट्स आला भी तो है। वैसे मॉरिस नाम की जो है वो कार्स भी हैं, आज भी हैं। अगर हम सर्च करते हैं तो ये बहुत जो है ओल्ड नेम है, ये मॉरिस ओल्ड नेम है। जी। वैसे आप क्या करते हैं सर? सर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ। इंजीनियर, माशाल्लाह। वाओ, किस काम में आगे भाई साहब? ये हमेशा सिंगिंग तो- को ऐसे क्यों कहा जाता है? इंजीनियर्स और सिंगर्स ही आए यूजुअली हमारे स्टैंड अप कॉमेडियंस भी बहुत सारे हैं जो इंजीनियर्स हैं। तो सर ये शौक है, पैशन है, क्या है? ये सर मुझे बचपन से ही शौक है सिंगिंग का। तो सिंगिंग में कंटिन्यू जो है वो करना चाह रहा था, लेकिन घर की वजह से, घरेलू प्रॉब्लम्स की वजह से फिर मुझे ये छोड़ना पड़ा, और फिर जॉब को जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी देनी पड़ी। माशाल्लाह से आवाज़ आपकी बहुत अच्छी है। जितने भी हमारे पास सिंगर्स आते हैं, मोस्टली मतलब बहुत कम ऐसे सिंगर्स थे जिनकी आवाज़ बहुत हाई पिच पे जाती है, फिर उसके बाद वो मतलब एक पिच को उठाना। नो, नहीं, मैंने कहा कि कुछ लोग जो हैं जिनकी आवाज़ें बहुत अच्छी हैं, उनमें से एक आप भी हैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। जी, मेरा जो बेसिक सुर है वो जी शार्प से है। तो ये जितने भी मैं पढ़ता हूँ, गाता हूँ, ये सब जी शार्प से होते हैं। कोई जो है वो ई माइनर से होगा, कोई जी शार्प से होगा, कोई बी मेजर का होगा। तो ये सारे हाई नोट्स के ही हैं सारे। अच्छा सर, वैसे आप लाइक गीत के अलावा आप कहीं कॉन्सर्ट वगैरह करते हैं, कहीं इवेंट्स वगैरह करते हैं?
वैसे तो आपको मुझे लगता है टाइम ही नहीं मिलता होगा जो जॉब है आपकी। असल जॉब ऐसी है, जॉब की वजह से फिर टाइम नहीं मिलता। अक्सर लोग जो है वो कॉल्स करते हैं लेकिन जॉब से जो है वो फ्री नहीं हो पाता। सो आपने अपने अंदर सिंगिंग का टैलेंट जो है वो कब रिकॉग्नाइज किया? ये मैंने तकरीबन जो है 22 साल की एज थी मेरी, 22 साल की एज। अभी कितने साल के आप? अभी मैं 32। अच्छा वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, वो आपने बहुत बता दी। खूबसूरती से आप झूठ बोलते हैं। वाह वाह वाह। नहीं मैं मतलब जो देखिए मुस्कुरा Now it's getting it. बाकी झूठ था। सच सच बोले, सच। नहीं नहीं ठीक है। नहीं खैर, अच्छा मैं पूछूं आप क्या पूछ? एज इज जस्ट अ नंबर। आप बहुत मुस्कुरा रहे, इतना जो तुम मुस्कुरा रहे हो, क्या राज है जो छुपा रहे हो? अच्छा मौर्य साहब मुझे ये बताएं कि अभी जो आपको ये प्लेटफॉर्म का पता चला और आपने हमें कांटेक्ट किया, व्हाई नाउ? आपके अब जो मसरूफियात हैं, जो आपकी जो जिसकी वजह से आप बिजी थे वो कम है, तो आप परस्यू कर रहे हैं अपना पैशन? जी ये प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए यहाँ, और जो मेरे अंदर का टैलेंट है वो ज़रूर जो है वो सबके सामने आना चाहिए। बहुत अच्छा टैलेंट है। आपने कोई इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे अपने कुछ सॉन्ग्स वगैरह करते हैं? जी यूट्यूब पे है मेरे जो है कुछ सॉन्ग। चैनल है आपका? जी जी। किस नाम से? मॉरिस सर्वर के नाम से। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा। आपको सब्सक्राइब करेंगे? जी जी हाँ। जरूर, थैंक अच्छा यू। मैं इसको थोड़ा सा जो है वो दूसरे वे में लेकर जाना चाह रही हूँ। वो ये है कि बातें तो हम हमेशा ही करते हैं, हर किसी से करते हैं। ये बताएं आपको एक्टिंग का शौक है? मुझे ऐसा फील हुआ कि आपको है। जी बिल्कुल है। क्या ही बात। सो मुझे चले एक सिचुएशन देते हैं हम आपको, समझे कि अनम जो है हमारी जी। वो आपकी बड़ी बहन है। जी। ठीक है, बड़ी बहन है वो आपकी। जी, जी। और आप अनम की छोटी बहन है। मैं जी, आप अनम की छोटी बहन है और अनम आपकी बड़ी बहन है। पहले तो मुझे बहन बनना नहीं, ऊपर से छोटी बहन। छोटी बहन, हाँ। तो अब आपको जो है वो यूनिस बहुत ज्यादा पसंद आ गया है, तो आपने यूनिस के लिए बात करनी है अपनी बड़ी बहन से। ये अनम वो वाली बहन है जो बहुत रूड गुस्से वाली होती है, और आप छोटी बहन, आप किस तरह से ठीक करेंगे? है, ठीक है। स्टार्ट, लाइट कैमरा एक्शन। एंड डायरेक्टर कैसा डायरेक्टर? चलें। आपा बोलो बेटा, मेरी बात सुनिए। जल्दी बोलो, मुझे पान खाने जाना है, वक्त नहीं है मेरे पास। पान तो मैंने आपको पहले मना किया कि पान आपने नहीं खाने। अरे तू कौन होती है मुझे पान खाने से रोकने वाली? चल हट। आप ही मेरी बात सुनिए। बड़ा हमेशा जो है वो उम्र से नहीं होता, वो अपने इखलाक से होता है। तो आप बड़ी जो है बन रही हैं, लेकिन बन रही हूँ? तेरा मतलब क्या है मैं बन रही हूँ? चले जी, तो आप बड़ी ना बनिए। तेरे लक्षण दिन ब दिन मैं देख रही हूँ बिगड़ते जा रहे हैं। कहा था इसको दुपट्टा पहना के निकालो। अच्छा आप ही मेरी बात सुने, मैंने आपके लिए एक लड़का देखा है। अल्लाह माफी, नहीं नहीं अपने लिए देखा, अपने लिए अपने लिए ना। इनके लिए देखना ना। अभी उन्होंने कहा कि इनके लिए देखना। लड़का आ गया। नहीं हेलो मॉरिस, कैसी हो? जी ठीक, मोरिसा, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने कहा था कि कोई लड़की देखी मेरे लिए, कहाँ है? जी मैंने देखी है, आइए आपको मिलाता हूँ। जी जी, कहाँ है? आइए, ये सामने बैठी हैं। ये लड़की है? है मैं तो आपा हूँ ना। आपने तो कहा था कि आपकी बड़ी बहन है, तो दादी अम्मी है। ये झूठ बोल रहा ये है। आपको दादी अम्मी लग रही हैं? जी जी, पान खा रही हैं, अजीब से मुंह है इनका, वाइट बाल हुए हुए हैं, हिल भी रही हैं, एक चश्मा टांग भी लगा कबर हुआ में, है। दूसरी टांग पे बैठी हुई हैं। मैं तो नहीं शादी करूंगा इनसे। पान वो खाती है, लेकिन बातें बहुत अच्छी करती है। बातें अच्छी करती हैं? कैसी बातें करती हैं, मतलब बात करके देखते हैं। जी बताएं, कुछ अच्छी बातें करें। आप ही वो वाली बातें बताएं जो मुझे आप बताती हैं। आए है, मैं इसको बता रही हूँ कि इसका लंदन से NRI रिश्ता आया है, लेकिन ये सुनती नहीं है। कहती है कि वो गली के कोने में एक लगाते हैं नुक्कड़ पे खोखा, उससे शादी करनी है। वो जिससे भी शादी करे, आप मुझसे शादी कर रही हैं कि नहीं कर रही? नहीं, मेरी तो उम्र नहीं है, बच्चे हो गए, इसकी शादी कराऊंगी। उसके बाद मैं अपना कोई कफन लूंगी, मैं शादी करूंगी। इन्होंने तो मुझे बताया आपका पहला शौहर मर चुका है।
आपकी दूसरी शादी करनी हाय है? हाय, ये है बड़ी झूठी है, इसकी बातों पे ना जाओ। आपका शौहर जिंदा है? हाय हाय, शौहर मेरा जिंदा है, मेरे बराबर में बैठा हुआ नजर नहीं आ रहा, इतना प्यारा छोटा और ऐसा शर्म नहीं आई, मेरा टाइम बर्बाद किया, मैं जा रहा हूँ। चलो सना, हम चलें। रुके जाए नहीं। सर जाए आप। वेरी वेल डन, नो डाउट। बहुत ही जबरदस्त, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, कॉमेडी ड्रामा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। टमाटर अभी निकालेंगे नीचे से। लेकिन जी आप पूछे। नहीं, आप करें। लेडीज फर्स्ट। लेकिन थैंक यू सो मच कि सीरियसली आप यहाँ पर आए और आपकी वजह से जो है वो हम तमाम लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखरी, आपने जो हमें देख रहे हैं उनके चेहरों पर जो है वो मुस्कुराहट बिखेरने का आज आप सबब बने। इंशाल्लाह आपसे दोबारा भी मुलाकात होती रहेगी, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आपकी नज़र डालनी बहुत ज़रूरी है। पूरी दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, मैं अभी से बता रही हूँ, आपने कहीं नहीं जाना, ब्रेक पे जाना। लेकिन इनका हम जाते सॉन्ग जाते। सुनते सुनते ब्रेक पे जाएंगे। लेकिन एक छोटी सी चीज़, बिल्कुल आप जैसी। मुझे ये कहना है कि जैसे हम लोगों ने आपको फॉरेन से एक सीन दिया और इंशाल्लाह बहुत कामयाब होंगे, अल्लाह आपको कामयाब करेंगे। आपने फॉरेन से राजी हो गए, Yes. वो अलग बात है कि आप अपनी आपा से बहुत डरे हुए थे। एंड इन फैक्ट आई एम नॉट एन एक्ट्रेस, मुझे एक्टिंग नहीं आती, बट लेकिन आपने अच्छा किया। नहीं, बहुत अच्छा। आपने बहुत अच्छी कोशिश की। कोशिश ही की थी, फेल अटेम्प्ट समझ लें आप। नहीं, कोशिश में ही जीते आप। हकीकत बात। क्या ही बात। जी जी। जानम फिदाए हैदरी या अली अली अली, जानम फिदाए हैदरी या अली अली अली, जानम फिदाए हैदरी या अली अली अली, है मुहम्मद मेरा दिल तो सीना अली, मेरे छुपने का वाहिद जरिया अली, दीन इस्लाम का है नगीना अली, हक की मंजिल का पहला फरीना अली, दश्त में अब्र का पहला कतरा अली, मेरा मुर्शद भी मेरा आका अली अली, मौला अली अली मौला अली, जानम फिदाए हैदरी या अली अली अली, जानम फिदाए हैदरी या अली अली अली। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको जो है वो खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और ब्रेक पर जाने से पहले एक बहुत ही अच्छे सिंगर हमारे साथ मौजूद थे माशाल्लाह, जो उनकी आवाज़ है, मैं हमेशा कहती हूँ, हम सब यहाँ पर मौजूद जितने भी लोग हैं हमेशा कहते हैं कि आप लोगों के पास भी मौका है कि आप लोग अपना जो है वो टैलेंट दिखा सकते हैं। प्ले एंटरटेनमेंट आपको ये प्लेटफॉर्म दे रहा है जहाँ आपके अंदर जो भी टैलेंट है, सिंगिंग, एक्टिंग, कुछ भी अगर आपको आता है तो आइए और आकर अपना टैलेंट दिखाएं। अब जो मैं स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो जनाब बड़ी संजीदा स्टोरी आज। ओके। बहुत संजीदा, बहुत ज्यादा संजीदा। हम लोग story। सीरियस हो जाएं। बहुत ज्यादा सीरियस हो जाए, आप क्या पूरी दुनिया सीरियस हो जाए, क्योंकि बात ही कुछ इस तरह है कि वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, हर चीज बदल ही रही है, तो हम भी बदलेंगे जनाब, हमारा भी वक्त आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये तासुर दिखाया जाता है, हमेशा ये तासुर दिखाया जाता है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा जो सुपर पावर है वो अमेरिका है। बेसिकली अमेरिका का ये खुद का तासुर है कि वो सबसे बड़ी सुपर पावर है, उसको ये लगता है।
और मैंने पहले भी कहा है, बहुत बार कहा है कि रशिया और अमेरिका के दरमियान हमेशा ही जो है वो सुपर पावर की जो एक जंग है, सर्द जंग उनके दरमियान अभी से नहीं बहुत पहले से ही जारी है। और ये सर्द जंग क्यों जारी है, वो हमेशा जब भी बात हथियारों के ऊपर आती है, मिसाइल्स के ऊपर आती है, बम बारूद के ऊपर आती है, तो ये जंग और ज़्यादा छिड़ जाती है। लेकिन अब जो है इस जंग में सिर्फ और सिर्फ 2 ममालिक नहीं आए, बल्कि एक तीसरा मुल्क है जो अब इस जंग में बराबर का शरीक हो चुका है। एनी गेस कि कौन सा मुल्क हो सकता है? ये कौन सा नया दुश्मन है जो पैदा हो गया? सारे ही दुश्मन है अमेरिका के। मैं बताता पंगा हूँ, सबसे। यूथोपिया। आई गेस टर्की। एग्जैक्टली टर्की जो है किसी भी चीज़ में पीछे नहीं हटता, चाहे वो किसी भी चीज़ हो, जदीद आले बनाने हो, जदीद टेक्नोलॉजी हो, कुछ भी हो, टर्की हमेशा आगे आगे रहा है। और ख़ास तौर पर जब से टर्की के अंदर इतनी बड़ी जो तब्दीली आई वो आई है रजब तैयब उर्दवान जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उनके आने के बाद टर्की एक ऐसा मुल्क बन चुका है जो पहले चीज़ों को देखता है, ऑब्जर्व करता है एंड देन खुद पर वो इम्प्लीमेंट करता है। ये बात का आगाज़ मैं कुछ इस तरह से कर रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये बात पता होगी, लेकिन ऐसे भी लोग होंगे जिनको ये बात अभी तक नहीं पता है। उनके लिए मैं बात करूं कि बेसिकली हमारे यहाँ पर जो है ऐसा माना जाता है और ये हकीकत भी है, वो ये है कि अमेरिका दुनिया की सुपर पावर के बारे में बात करें या सबसे ख़तरनाक मिसाइल के बारे में बात करें जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता, जिस मिसाइल के बाद दुनिया वो खित्ता ख़त्म होने के इम्कानात होते हैं, जो डर कर रहते हैं, कोई भी मुल्क जो है वो उस मुल्क से जंग नहीं करता। ये जो क्रेडिट था वो अमेरिका और रशिया के पास था। तो मैं आपको बताऊं कि अमेरिका जो है उसके पास सबसे ज़्यादा, अमेरिका को लगता है कि उसके पास सबसे ख़तरनाक तैयारा जो है F-35 फायर जेट जो है उसके पास ये तैयारा है। और इसी के साथ अगर रशिया की बात करें तो रशिया के पास जो है S-400 जो है वो तैयारा है। ये ऐसे मिसाइल्स हैं जिसके सामने कोई भी टिक नहीं सकता और यही वजह है कि जो दुनिया है उसके अंदर रशिया और अमेरिका के बहुत ज़्यादा जो है वो लोग डर कर रहते हैं, उनकी बात को सुना जाता है, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो, उनकी बात को हमेशा दूसरे मुल्कों के बजाय उनको ज़्यादा अहमियत दी जाती है। लेकिन अब मैं आपको बताऊं, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है जिसके बाद चीन, अमेरिका, रशिया और यूरोप वगैरह जितने भी मुल्क हैं वो सब जो है वो टर्की के किसी भी तरह से दुश्मन बन सकते हैं या एक बहुत बड़ी जंग छिड़ सकती है इस टर्की के जो उन्होंने एक इकदाम उठाया उसके बाद। टर्की ने रिसेंटली जो है वो सिपर नामी अपना मिसाइल जो है वो लॉन्च किया है जिसका कामयाब मंसूबा हो चुका है और ये एक बहुत बड़ा तैयारा, बहुत बड़ा मिसाइल होने जा रहा है इस दुनिया के अंदर। टर्की ने अभी जो है वो इसके इंजन के मुताबिक कोई भी बात लीक नहीं की है, वो अभी उसकी स्पीड के हवाले से या उसकी कैपेसिटी के हवाले से कुछ बताना नहीं चाह रहे, लेकिन ज़राए के मुताबिक ये बात अभी वाज़ेह हुई है कि टर्की का जो ये तैयारा है वो रशिया के S-400 तैयारे से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है और इसका नाम जो है वो सिपर S-400 तैयारा रखने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि टर्की ने सबसे पहले, टर्की के दिमाग पे क्यों आया ये? टर्की के दिमाग में इस तरह आया कि टर्की ने जो है वो हालिया कुछ दिन पहले जो है वो रशिया से ये तैयारा, ये मिसाइल जो है वो ख़रीदा था S-400 तैयारा ख़रीदने के बाद जो है जब उन्होंने रशिया से ख़रीदा ये तैयारा, उसके बाद जो टर्की के एक होते हैं ना जो मिसाइल्स बना रहे होते हैं, उन्होंने इस तैयारे का, इस मिसाइल का अच्छे से मुआयना किया। मुआयना करने के बाद उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना यही जो है जो ये मिसाइल है वो हम अपने मुल्क में बनाएं। मैं हमेशा सैल्यूट करती हूँ टर्की की जो टेक्नोलॉजी है, साथ में टर्की की जो टीम है वो हमेशा जो है वो एक कदम आगे के बारे में सोचती है। हमें ऐसा लग रहा था कि चीन जो है वो जल्द अपना इस तरह का तैयारा लेकर आएगा, लेकिन टर्की ने इसमें सबको मात देकर अपना तैयारा लाया। इसका इम्पैक्ट फ्यूचर में क्या होने जा रहा है? फ्यूचर में ये होने जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो एक जंग थी जो रशिया और अमेरिका के दरमियान थी, जिसमें हमें ये लग रहा था कि इस जंग में जो एक दूसरा मुल्क होगा वो होगा चीन, क्योंकि चीन की अगर हम बात करें कि चीन की एक एक चीज़ जो है वो चीन जिस तरह जा रहा है, जदीद उसकी चीज़ें आ रही हैं, रोबोट से लेकर हर इंसान, वहाँ पर न्यूज़ एंकर नहीं बैठते बल्कि रोबोट, उन्होंने जो एक नया आइडिया दिया कि रोबोट को बिठा कर जो है ख़बरें पढ़ना शुरू कर दे, प्रोग्राम्स करना शुरू कर दे ताकि एक भी गलती की गुंजाइश ना रहे। लेकिन अब टर्की जो है उन्होंने ना सिर्फ एक
पहले रशिया से तैयारा खरीदा, उसके बाद उन्होंने वही तैयारा उससे ज़्यादा अच्छे से जो है वो तैयारा बना दिया। अभी टर्की का कोई प्लान नहीं है इसको सेल करने के हवाले से, क्योंकि टर्की ये चाहता है कि जो इन्होंने एक तैयारा बनाया है उसका दबदबा पूरी दुनिया में रहे और अमेरिका के ऊपर इसका जो है दबदबा ज़्यादा रहे, ताकि जो पैलेस्टाइन में जो हालात है इस वक्त वो हालात टर्की खुद बदल सके। इसकी सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो ये है कि इस तैयारे के बनने के बाद की अभी जो सिचुएशन है वो इस तरह है कि अमेरिका जो है वो अभी भी इस कश्मकश में मुब्तला है और वो अपने स्टेटमेंट्स दे रहा है, ट्विटर के ज़रिए बहुत सारी चीज़ों के ज़रिए वो स्टेटमेंट दे रहा है कि जो टर्की ने तैयारा बनाया है उसकी अहमियत जो है वो नहीं है इतनी, हमारा जो F-35 तैयारा है उसकी अहमियत सबसे ज़्यादा है, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि किसकी अहमियत कहाँ है और हम होप कर सकते हैं कि अपनी अपनी ताकतों को आजमाने के चक्कर में जो है वो कोई दूसरी वर्ल्ड वॉर ना हो। यहाँ पर मैं आप तमाम लोगों से ये सवाल पूछना चाहूँगी कि आप लोगों को क्या लगता है कि जिस तरह से अमेरिका का एक स्टेटमेंट बना हुआ है, उनकी एक मेंटालिटी बनी हुई है कि हमसे ज़्यादा ताकतवर और कोई नहीं है, हमारा हक हमारी ताकत हमसे कोई नहीं छीन सकता, फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप लोग अब? मैं सना, आपने वैसे माशाल्लाह बहुत अच्छा बोला, क्योंकि एक एक वर्ड हमें समझ आ रहा था। और जहाँ तक आपने बात की ना अमेरिका और रशिया की, तो अमेरिका और रशिया तो शुरू से, क्योंकि ये सब जानते हैं कि रशिया को कहीं ना कहीं तोड़वाने में अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। और अमेरिका ने जो सुपर नेशनल पावर अपने आप को बनाया हुआ है, वो कितनी बातें कहते हैं ना, कभी कभी आप कुछ नहीं भी करते लेकिन आप चाहते हैं कि आपका रोब जो है ना दूसरी कंट्रीज़ पर या दूसरे लोगों पर रहे। लेकिन मैं बात करूँगी टर्की के मुतालिक, क्योंकि तैयब एर्दोगान वो वाहिद ऐसे मर्द मुजाहिद हैं कि अक्सर वो बात करते हैं इंसानियत के अलावा अगर हम देखा जाए ना तो दूसरे छोटे छोटे मुल्कों जहाँ पे मजालिम हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल फ़लस्तीन या फिर कश्मीर, उन्होंने हमेशा आवाज़ उठाई, लेकिन आवाज़ उठाने के लिए उनके अपने मुल्क के भी हालात बहुत बेहतर होने चाहिए। आधा उनका मुल्क देखा जाए तो यूरोप लगता है और आधा एशिया। लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी जो आपने बताया सीपर, राइट, सीपर दफाई जो इनका है, जो S-400 को लेकर इन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी के साथ ये तैयारा तैयार किया, बहुत ज़रूरी है। पहले भी बात हमने की थी, अगर बहुत बैक पर जाए, I'm सॉरी मैं मुख्तसर करती हूँ, बहुत बैक पर जाए तो सल्तनत उस्मानिया का भी खात्मा कैसे हुआ, उनको गिफ्ट देख देख कर जो है ये लोग खुश किए जा रहे थे और उनकी फ़ौजों को कम। हर मुल्क का डिफेंस सिस्टम बहुत मैटर करता है उस मुल्क के हालात को बदलने के लिए। इकॉनमी है लेकिन डिफेंस सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको बड़े मुल्क, आपका खुदा न खास्ता जो हालात हैं या चीज़ें हैं वो इराक़ की तरह होगी, जब जिस मुल्क का फ़ौज और लोग पॉलिटिशियंस आपस में लड़े। तो टर्की का जो 2023 है वो इतना मैं कहूँगी कि इतना अभी 2023 के बारे में जब मैं सुनती भी हूँ या पढ़ती भी हूँ तो मुझे होता है कि या अल्लाह सब बेहतर हो, क्योंकि आपने जैसे वर्ल्ड वॉर की बात की ना, तो खुदा न खास्ता ये है क्योंकि कुछ मुल्कों की आपस में टकराव है। टर्की अमेरिका की कभी नहीं बनती, लेकिन टर्की का कुछ इस्लामिक कंट्रीज़ भी है उनसे नहीं बन रही क्योंकि उनका झुकाव जो है अमेरिका की तरफ है। ये टॉपिक बहुत रिच है, लेकिन अब अभी जाते हैं छोटे से ब्रेक पर। ब्रेक से आने के बाद आप लोग चाहें तो मज़ीद इसे डिस्कस कर सकते हैं। सो लेते हैं छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। इससे पहले हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे थे और यकीनन आप लोगों का भी इंटरेस्ट होगा, क्योंकि जब दो मुल्क आपस में कोई ना कोई, और दोनों मुल्क जिनके पास पावर है, टर्की भी किसी से कम नहीं। अगर अमेरिका अपने आप को सुपर पावर समझता है तो वो समझता रहे, समझने को तो आप कुछ भी समझ सकते हैं आप अपने आप को, लेकिन आपको प्रूव करना पड़ता है इस दुनिया को। और टर्की का यही है, तैयब एर्दोगान, उनकी बहुत सारी उम्मीदें, अभी तो वो कहते हैं ना कि कुछ पत्ते बाकी हैं, उनकी बहुत सारी उम्मीदें, उनकी टीम इतनी स्ट्रॉन्ग है और इंशाल्लाह ये तैयारा जो है मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि टर्की पे जो हालात पहले भी गुजरे हैं वो हालात हम चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और टर्की के आपस में बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, दोनों मुल्कों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती है। इमरान खान साहब भी हमेशा सपोर्ट करते हैं और तैयब एर्दोगान भी हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। तो जो हमारे साथ दोस्ती निभाएगा तो फिर पाकिस्तान कैसे पीछे रह सकता है। बहुत फेमस सेइंग है कायदे आज़म की कि जिस मुल्क का एयर डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता है वो फिर दूसरे मुल्कों के रहमो करम पे होती है। तो टर्की की जहाँ तक बात है, टर्की भी दिन ब दिन टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत तरक्की कर रहा है
और क्योंकि जो भी रिसेंट मुल्क के हालात चल रहे हैं और जैसे कि पेशन गोई है कुछ वक्त तक हमारी आगे की नेक्स्ट वॉर की, अमेरिका अपने आप को सुपर पावर समझता है, वो समझता है, समझता रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब उसकी जगह बहुत सारे और मुल्कों ने ले लिया। चाइना, जापान, रूस को देखें तो वो भी कुछ कम नहीं है और उन्होंने ऐसे बहुत सारे तैयार है। मैंने अपने पिछले शो में बात की थी कि इनकी कुछ वक्त पहले एक मुआहिदा हुआ था जिसमें S-400 का दिफाई निज़ाम उन्होंने अमेरिका से लेना था और अमेरिका को पैसे तक दे दिए थे, लेकिन अमेरिका ने हमेशा की तरह चीटिंग की, जो उनकी फितरत है, और फिर उसके लिए उन्होंने टर्की ने रशिया से कांटेक्ट किया था, लेकिन मुझे रशिया उसके बाद टर्की ने खुद ही बना लिया है अपना S-400 का दिफाई निज़ाम। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जब आपको ज़रा से भी भनक पड़ जाए ना सामने वाले के इरादों की कि ये हमें नहीं देगा या आसरों में रखेगा, तो आप वो चीज़ अपनी बना लें और सामने वाले को दिखा दें कि अगर आप नहीं देंगे तो हम आपसे भी सुपर स्ट्रॉन्ग चीज़ बना के दिखा सकते हैं, क्योंकि जो तरक्की, जो टेक्नोलॉजी अमेरिका या रूस यूज़ करे, क्या वो टर्की यूज़ नहीं कर सकता? ये कोई राज तो नहीं है कि सिर्फ एक मुल्क के पास से दूसरा नहीं बना सकता। अरे मैं भी इसमें कुछ कहना चाहूँगी कि वाकई में जब ऐसी टेक्नोलॉजी की कोई बात आती है या फिर कंपटीशन की बात आती है, बेसिकली ये कंपटीशन ही है, हर मुल्क का अपनी जगह कंपटीशन होता है और वो सीक्रेटली हर चीज़ को जो है वो सेपरेटली रखते हैं, और जब वो चीज़ जब तैयार हो जाती है, जब वो फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो वो ये सब चीज़ें लॉन्च कर देते हैं और वो सब चीज़ें दिखाते हैं कि हमने ये चीज़ कर लिया। तो वो दूसरा मुल्क जो होता है वो उससे बढ़ के चीज़ काम करने की कोशिश में लग जाता है कि नहीं, अब मुझे इससे बढ़ के काम करना है। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि ये सारी चीज़ें जो है मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि देखें, अमेरिका फ्रॉम द डे वन जब सुपर पावर बन गए थे तो उनकी कोशिश थी कि हर कंट्री उनके लेवल पे ना आए। रशिया आया, देन जो भी अफगानिस्तान की वॉर हुई 80s में करके रशिया टूट गया इन डिफरेंट कंट्रीज। यूएस की एक बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी है कि कोई भी कंट्री उनके लेवल तक ना पहुंच सके। अब टर्की अगर पहुंच रहा है तो दे फील दैट कि कहीं ना कहीं ये भी थ्रेट करने लगेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ईरान को वो एक एम्बार्गो लगाया हुआ उन्होंने, तो ये बहुत सारे रीजंस निकालते हैं, इश्यूज निकालते हैं, सो दैट कि कोई कंट्री आगे एक्सेल ना कर सके, वेदर इज टेक्नोलॉजी और मिलिट्री और डिफेंस में। नाउ कमिंग बैक टू आवर कंट्री, रिसेंटली चाइना ने पाकिस्तान को द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट एडवांस्ड वॉरशिप दी है, जिसकी कैपेबिलिटीज, जो स्टेल्थ की कैपेबिलिटीज है वो बिल्कुल हाई है। एंड इंडिया हैज एन आई ऑन अस कि जैसे फॉर एग्जांपल अब इंडिया और पाकिस्तान कहीं ना कहीं राइवल्स हैं। अब हमारे पास एक वॉरशिप आ गई है, लार्जेस्ट एंड एडवांस्ड वॉरशिप है नेवी के पास, तो अब इंडिया उस इनसिक्योरिटी में होगा। अब हमें एक चीज चाहिए, बिकॉज अपना डिफेंस बढ़ाने के लिए, कल को कोई अटैक ना कर दे। जब तक ये रूल्स नहीं बने थे, तब ये रेगुलेशंस नहीं थी, तब यूनाइटेड नेशन नहीं था, तो हर कंट्री के पास कोई मतलब अपनी तरफ से एक अथॉरिटी थी कि मैं उस कंट्री को इन्वेट कर सकता हूं। बट नाउ क्योंकि अब एटॉमिक पावर्स हो गए, जब से जापान में जब एटम बम गिरा था उसके बाद दुनिया एक हाई अलर्ट हो गई है कि अब किसी जान का नुकसान नहीं होना चाहिए, बट अभी भी होता है, बहुत जगह हो रहा है। वो वाली बात है कि यहाँ नहीं होना चाहिए लेकिन यहाँ होने दो। वो जो होने दो है ना, वो मुस्लिम एरियाज है जहाँ पे मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। अब कमिंग बैक टू यूएस एंड टर्की, यूएस अभी टर्की इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड राइट नाउ अपार्ट फ्रॉम चाइना जो अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बोल रहा है कि जी हम कर रहे हैं, आप जो कर सकते हैं कर लें। ट्रू। अपार्ट फ्रॉम दैट चाइना बड़ा खामोश वॉरियर है। वो ये नहीं कहते, वो कहते हैं पाकिस्तान, टर्की, ईरान भी आते हैं। नहीं, बट चाइना इज नॉट कमिंग। मतलब वो क्या कर रहे हैं, वो डिफरेंट कंट्रीज की इकोनॉमी को ग्रो करवा रहे हैं, सो दैट कि जो एक ऑपोजिशन है अगेंस्ट यूएस, जो उनका है कि हम जो बोलेंगे वही होगा, उस चीज को तोड़ने के लिए बहुत सारे कंट्रीज को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया को भी चाइना बहुत सपोर्ट करता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का और अमेरिका का बिल्कुल नहीं चाइना बनता। का स्ट्रेटेजी बिल्कुल ही अलग है। लेकिन मुझे पता है क्या लगता है, मुझे ये लगता है कि जो ये रशिया और अमेरिका के दरमियान जो एक दूसरे को लेकर झगड़ा था ना सुपर पावर होने का, अगर टर्की के पास सीरियसली वैसे ये चीज़ कंफर्म है, बिल्कुल कंफर्म है कि मिसाइल बन चुका है और ये अमेरिका के F-35 से भी ज़्यादा ताकतवर होगा इंशाल्लाह। सना एक क्लैरिटी दे दे लोगों को कि
जो साइपर आप कह रही सीपर स्वीपर क्या जो भी है, ये मिसाइल है, ये जेट है, एयरक्राफ्ट है, ये क्लैरिटी दे दीजिए। देखिए मैं आपको बताऊं कि ये जेट नहीं है, ये बेसिकली दिफाई सिस्टम होता है हमारा, उन्होंने दिफाई सिस्टम ने दिफाई सिस्टम ने जो है वो मिसाइल बनाया है S-400। ये क्या करेगा कि ये जो अमेरिका को और रशिया के पास क्योंकि मैंने वो स्टार्ट में ये कहा कि रशिया के पास जो है वो S-400 दिफाई मिसाइल मौजूद है। इन्होंने क्या किया, टर्की वालों ने सबसे पहले वो मिसाइल खरीदने के बाद S-400 को अब उन्होंने खुद बना दिया। तो ये एक बड़ी अच्छी कोशिश है। साइपर रखा है। जदीद जी टेक्नोलॉजी। बिल्कुल, इसका नाम आप साइपर भी कह सकते हैं, आप सिपर भी कह सकते हैं। स्वीपर भी कह सकते हैं। नहीं स्वीपर नहीं कह सकते, इतनी बड़ी स्वीप चीज। शॉट है क्रिकेट में, क्या हो गया? अच्छा, हम कुछ और भी समझ जाते हैं। फाइन लेग है, टर्मिनोलॉजी क्रिकेट की बहुत टर्किश खतरनाक वर्ड है ना, आप इंग्लिश में लेकर जाएंगे तो आप साइपर कह रहे हैं, टर्किश में कहेंगे तो सिपर कहेंगे। है। सो बेसिकली ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए जो दिफाई सिस्टम होता है ना, किसी भी मुल्क का दिफाई सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उस कंट्री के। हमारे पास भी मिसाइल है, गौरी मिसाइल। ले फिर गौरी आया। It's a meme। अच्छा, लेकिन नाम की आपने बात की ना, इस तरह के नाम बहुत अजीब और गरीब इस किस्म के होते हैं। मतलब आप इंडिया के ज्यादातर चीजों के नाम देखें, क्या उनके जिस तरह से उनके पास जो चांद को भी जाने के लिए मिसाइल होते हैं, उनके कुछ शांति मिसाइल, ये कौन सा मिसाइल है जो शांति फैला रहा है? वाओ, अशांति। चंद्र मिसाइल, अपशगुन मिसाइल, अपशगुन वाला ये नहीं सुना, लेकिन एक चंद्र मिसाइल। मतलब नाम देखें पूरा, असल में उन्होंने इतनी फिल्में बनाई है ना, उनके दिमाग भी फिल्मी हो गए। चंद्र वो मिसाइल तो वर्ल्ड कप भी जीत गए अपनी फिल्मों की वजह से। लेकिन अपने दुश्मन को कभी इतना कमजोर नहीं समझना चाहिए, हमेशा देखिए, कोई भी मिसाइल इस दुनिया में बनता है, कभी भी किसी भी वक्त जो है वो चाल चल सकते हैं। हकीकत बात। आप तो नहीं चलेंगी चाल। मैं आपको ऐसी लगती हूँ? हाँ, कभी इस बंदे ने प्रोटेक्ट नहीं किया। मैं क्यों प्रोटेक्ट करूं आपको? अल्लाह Thank आपकी you। प्रोटेक्शन करता है। बेशक। Have faith in him, not in people। बेशक। Coming back to our topic। जी। कोई भी मिसाइल इस दुनिया में बनता है वो इस वजह से नहीं बनता कि हम किसी और कंट्री पे अटैक करें। हर मिसाइल जो बनता है इस दुनिया में, वो कहते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए। Exactly, अपना कि दिफा। अल्लाह ना करे कोई एयरक्राफ्ट कोई दुश्मन मुल्क से हमारी बाउंड्री में एंटर हो और हम उसको फिर उड़ाने के लिए ये मिसाइल स्टार्ट करें। बट वी नेवर नो, बिकॉज एज यू टोल्ड कि उनकी रेंज या स्पीड या इंजन का नहीं डिस्क्लोज किया। दैट इज द ओनली रीजन। अगर ये डिस्क्लोज कर देंगे तो कैलकुलेशन के हिसाब से पता चल जाएगा कि ये जो टर्की से मिसाइल है, ये अमेरिका जा सकता है कि नहीं जा सकता। अल्लाह ना करे वर्ल्ड वॉर हो। अब जो वॉर है वो मीडिया वॉर है, वो कल्चर वॉर है, वो इकोनॉमिकल वॉर है, और सबसे इंपॉर्टेंट वो बायो वॉर है, जो कि कहीं ना कहीं 2 साल पहले सुनने में आई है। आई डोंट नो, लोग कहते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, मेरे पास सोर्स नहीं है, आई एम सो सॉरी। आप टेक्नोलॉजी को भूल गए, टेक्नोलॉजी की वॉर भी चलेगी। मैं एक सवाल भी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, वो ये है, जो बैठे हुए हैं आप लोग भी ज़रूर इसके बारे में सोचिएगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वो ये है कि अभी जो सब यही कह रहे हैं, यही तासुर है, हम सबको भी पता है कि मीडिया के ज़रिए अब जो है वॉर होगी। अब जो है वो इस तरह से, जिस तरह World War II हुई थी उस तरह नहीं होगी, लेकिन अब जो है एक सर्द जंग जो जारी है इसी तरह से जारी होगी। तो क्या आपको लगता है जो मीडिया में बैठे हुए लोग बिना पढ़े, बिना एजुकेशन हासिल किए, वो अपनी सोर्स लगाकर पर्ची सिस्टम के जरिए एक बड़े चैनल में बैठकर तज्जियाकार बने हुए होते हैं और दूसरों को जो है पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे होते हैं और उनके ऊपर थोप रहे होते हैं, उंगलियां उठा रहे होते हैं, क्या ये सही है या इसी की वजह से दोबारा वॉर होने जा रही है? लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं ना जाए, देखते रहिए गपशप। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले सना ने बहुत लंबा सवाल किया कि क्या मीडिया पे जो लोग बैठे हुए हैं एजुकेटेड नहीं हैं, इतना एक्सपोजर नहीं, उसके बाद भी चैनल पे आके आवाम को अपनी राय देते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। जी, इसका मैं आंसर देना चाहता हूँ कि देखें, हर इंसान की कहीं ना कितनी भी अप्रोच है, कितनी भी चीज़ें वो यूज़ कर रहा है, वो सोर्स लगा रहा है, वो बेशक कोई राशन लेने के लिए सोर्स लगा रहा है या वो किसी जॉब में प्रमोट होने के लिए सोर्स लगा रहा है। इट्स कम्प्लीटली फाइन, बिकॉज एक ही कल्चर बन चुका है। नाउ कमिंग टू व्हाट ओपिनियंस डू दे हैव, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। कोई बंदा अगर आके टीवी पे कुछ एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स को उभार रहा है, गलत है। अगर वही आके टीवी पे बैठ के प्रो पाकिस्तानी सेंटिमेंट बढ़ा रहा है तो गुड है। Until unless उसके ओपिनियन से कोई पब्लिक में डिस्टर्बेंस नहीं हो रही तो इट्स गुड।
बिकॉज इससे क्या होगा, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी, इकोनॉमिक ग्रो करेगी। माशाल्लाह से वी हैव मेनी टीवी चैनल्स और न्यूज चैनल्स तो बहुत ज्यादा है हमारे, तो इट्स गुड कि हो रहा है। बट आवाम, मैं ये कहता हूँ कि आप जितनी भी सोर्स वाले को ले आए, कितनी भी अनएजुकेटेड वाले को ले आए, अगर वो बात अच्छी कर रहा है तो आवाम उसको पसंद करेगी, अगर अच्छी नहीं कर रहा तो आवाम सिंपल चैनल चेंज कर देगी। हकीकत बात है, लेकिन मुझे जितना लगता है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जो हर फील्ड के हिसाब से, अगर जो जैसे इंजीनियर जो बन रहा है उसके लिए भी स्पेसिफिक आपने जो है वो स्टडी करनी है। जिस तरह से हमारे मीडिया में आजकल, चाहे वो मॉर्निंग शोज हो या कुछ भी हो, लोग बैठकर मीडिया के अंदर क्या बोल रहे हैं उनको खुद भी नहीं पता होता। ऐसी न जाने कितनी वीडियोस हैं जो आए दिन वायरल होती रहती है। सो मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है, और मैं ये इसीलिए आपसे पूछना चाह रही हूँ कि क्या एक जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें रखना चाहिए कि इतनी तालीम हासिल करने के बाद ही आपके पास ये राइट होगा कि आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बैठकर अपनी राय दे सकते हैं और दूसरे की राय सुन सकते हैं उस पर दुनिया को, क्योंकि हम एक मिसाल है लोगों के लिए जो हमें देख रहे हैं। अब लोग हमें देखेंगे, लोग हमें पसंद करेंगे, हमें फॉलो करेंगे, इससे क्या होगा, उनके अंदर ये जज्बा पैदा होगा कि वो भी इसी तरह से एजुकेशन हासिल करके I'll just say one thing and you can continue. I'll just say one thing. देखें, you're talking about फॉर एग्जाम्पल वी टॉक अबाउट आर्टिस्ट, एक्टर्स, ये भी आते हैं, बहुत सारे मेजोरिटी एक्टर्स हैं जो कि मॉर्निंग शो होस्ट बनते हैं या डिफरेंट शोज पे जाते हैं। लेट मी टेल यू कि पाकिस्तान में परफॉर्मिंग आर्ट्स की डिग्री नहीं है। अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव अ डिग्री इन परफॉर्मिंग आर्ट्स। वी हैव अ डिप्लोमा जो कराची में आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची करवाते हैं, नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स कराते हैं, सर्टिफिकेट्स एंड डिफरेंट और भी इंस्टीट्यूट्स हैं। बट हैविंग सेड दैट वी डोंट हैव अ डिग्री, तो किसी को अगर डिग्री ऑफर ही नहीं हो रही तो हाउ कैन यू बी अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट। नंबर 2, एंकर्स, जैसे मास कॉम करते हैं लोग, जर्नलिस्ट बनते हैं, उसके बाद वो होता है। इंटरनेशनल भी यही है, कोई अनपढ़ या अनएजुकेटेड बंदा जाके किसी मॉर्निंग शो का होस्ट नहीं बनेगा वहां पे, अनटिल अनलेस कि एक्टर की इसका फेम है, वो एक अलग स्टोरी है। बट व्हेन इट कम्स टू जर्नलिज्म तो डिग्री होना बहुत जरूरी इंटरनेशनल। जी, आई वॉन्ट टू से समथिंग। अच्छा, जैसे आपने बोला कि कुछ हमारे एंकर्स की बात नहीं करी, मैं किसी की भी बात नहीं करी, चल मैं जनरली बात करती हूँ कि एलिजिबल क्राइटेरिया ये है, आपने इतनी तालीम हासिल की और फिर ही आप इस कुर्सी को डिज़र्व करते हो। ठीक है, मैं मानती हूँ बाज़ औक़ात सना ऐसा होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा तालीम लेता रहता है, उसके पास बहुत तालीम का होता है, लेकिन उसका जो एक्सपोजर, उसके जो एक्सपीरियंसेस लाइफ के, उसका जो नॉलेज होता है वो एक शायद उस इंसान से कम होता है जो अगर मेरे बराबर में बहुत पढ़ा लिखा इंसान है तो वो बात करेगा तो वो अलग बात करेगा, और दूसरा है जो उससे कम पढ़ा लिखा है लेकिन मे भी उसकी ज़िंदगी में उसने इतना अपने फ़ोन पे पढ़ा हो, अपनी बुक्स में पढ़ा हो, उसकी तालीम उससे नीचे हो, डिग्री जी, और उसके अंदर फिर आपका अपना जो समझदारी का, पढ़ने का, चीज़ें सीखने का, नॉलेज का शौर होता है। एक ट्रेवल वो होता है जो आप किताब के जरिए करते हो, एक वो होता है जो आप सफ़र करते हो। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत बहुत खूबसूरत बात है ना। वैसे इस बात के बाद तो मुझे लगता है कि बहुत लोगों को क्लियर हुआ है कि आपने 2 लफ्जों में सब बयान किया, लेकिन मैं एंड कर दिया। यस, आपने शो भी एंड कर दिया। आपने एंड कर दिया, और वाकई ये दिल से तारीफ आ रही है हम सबकी, और ऑडियंस भी देखिए इस बात को अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्पेसिफिक मैं एंकर की बात करती हूँ, किसी और शोबे की नहीं। मुझे लगता है एक एंकर का ठीक है, जो बेसिक आपकी नीड्स होती हैं या क्वालिफिकेशन होती है वो तो होनी ज़रूरी है, लेकिन एक एंकर का एंटी नहीं होना चाहिए, उसका नेगेटिव नहीं होना चाहिए पॉइंट ऑफ व्यू, वो हार्श ना हो, और कहीं ना कहीं वो इतना ज़्यादा, मैं कहती हूँ कि उसकी जो माइंड सेट है, फॉर एग्जांपल वो एक जगह को बिलोंग करता है, तो वो फॉर एग्जांपल दूसरी कंट्री से, जैसे हम देखते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क में बुला तो लेते हैं पाकिस्तानी एंकर पर्सन को, बोलने नहीं देते, कहते हैं ऑडियो बंद कर दो, और गेस्ट बुला लेते हैं कि ठीक है आप बोलें, आप रिप्रेजेंट करने हैं ना पाकिस्तानी दूसरे, लेकिन बोलने नहीं देते। यहाँ का एंकर कभी एंटी नहीं होना चाहिए, और एंकर को कभी चिल्ला कर बात नहीं करनी चाहिए, और उसको ये नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ वही बेस्ट है। ये जो चीज़ है ना, कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप देखें तो लोगों को ये चीज़ भी बहुत बुरी लगती है कि आपने एज ए गेस्ट बुलाया है, चाहे वो गलत ही बात क्यों ना कर रहे हो। अभी डॉक्टर नुमान के केस में भी यही हुआ था, बहुत सारे लोग जो जी वो किया, उन्होंने बाद में गलती रियलाइज हुई तो क्या, पूरे नेशनल टीवी पर आपने बैठ के इतने बड़े लेजेंड को इंसल्ट कर दिया और वो इस्तीफा दे दिया। देखिए नुकसान तो हो गया, अब मैं 10 दफ़ा एक ग्लास को तोड़ के जोड़ने की कोशिश करूंगी, वैसा नहीं जोड़ सकती। तो मेरा यही मानना है, माई पॉइंट ऑफ व्यू यूनुस में बस मुख्तसर कि मेरा ये मानना है कि एक एंकर पर्सन को अपने दिल को और अपने दिमाग को खोलना चाहिए, और तमाम लोगों की बातों को सुनना चाहिए, और देन अपना देखिए एंकर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट आवर शो बिकॉज़ वी डोंट हैव एनी गेस्ट
guest here. So this is a very opinion oriented show. Exactly. But when it comes to a news show, जो एक एंकर एक जो 9-10 बजे वाला शो Exactly, आता current है, affair के जो तो चिल्ला रहे होते उसमें the host should be neutral. उसकी जॉब है to be neutral. एक पार्टी की बात सुने और ये पार्टी का उसका काम ये नहीं कि प्रूफ करने लग जाए कि आप अपना सोर्स बताएं, आपको कैसे पता चला, ये क्यों है, ये ऐसे नहीं होता। जी कंटिन्यू। ऑलराइट, काफ़ी इस टॉपिक पे बात हो गई है और ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी चीज़ थी जो कि हमें नहीं भी पता थी और काफ़ी अच्छा आप टॉपिक भी लेकर आए। तो मैं भी एक छोटी सी अवेयरनेस है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी और वो ये है कि नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कि जब रोड पे गाड़ियाँ चलती हैं तो उनकी मोस्टली कितनी स्पीड होगी, 50 या 70 इस हद तक स्पीड होती है। जब वो सिग्नल के पास पहुंच रही होती है, जब रेड लाइट वो आपको साइन दे रहा होता है तो आपकी 10 या 20 इस तरह से आपकी स्पीड होना शुरू हो जाती है। तो जब आप लोग गली के अंदर या स्ट्रीट के अंदर या मोहल्ले में या कहीं पर भी आप जब जहाँ पर लोग रह रहे होते हैं वहाँ पर भी आप लोग देखते हैं कि स्पीड वही ही होती है। मैं आप लोगों के साथ एक बच्ची की स्टोरी शेयर करना चाहूँगी और ये वाकई में रियल स्टोरी है। एक बच्ची की डेथ हो गई है इसी की वजह से कि गाड़ी जब चला रहे होते हैं तो वो देखते नहीं है कि आगे कौन है क्या है। बुजुर्ग भी चल रहे होते हैं तो उनको भी मारते हुए चले जाते हैं। बट खुदारा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब आप लोग ऐसे गली मोहल्ले से जब आप लोग गाड़ी निकाल रहे होते हैं तो आप लोग प्लीज़ आगे ज़रूर देखा करें। मैंने अक्सर ऐसे नौजवानों को देखा है कि वो लोग अपने वो सिगरेट पी रहे होते हैं, अपने गाने लगाए होते हैं और वो स्पीड से गाड़ी चलाते हुए जाते हैं। 7 साल की बच्ची को उन्होंने गाड़ी के नीचे दे दिया, इतनी स्पीड से। और जब बाइक वालों का अक्सर मैंने देखा, अक्सर जैसे मैं और मेरी मम्मा अक्सर वॉक करके कहीं जा भी रहे होते हैं, बाइक वाला इतनी स्पीड से आ रहा होता है कि वो पूरा बाजू लगता हुआ पता चलता है कि यार ये कितनी स्पीड से गुजरा था। बाकी में मुझे लगता है कि आप लोगों को ड्राइविंग करना छोड़ देनी चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों के पास लाइसेंस भी नहीं होता, बाइक का भी नहीं होता, फिर भी वो बाइक, और छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा है बाइक चलाते हुए कि कितनी डेंजरस बाइक चलाते हैं और देखते नहीं है बुजुर्ग है बच्चा है गाड़ी चला देते हैं। लेकिन उर्षा मैं ये बताना चाहती हूँ, आपने बहुत अच्छा ये अवेयरनेस के तौर पे, लेकिन बहुत अफसोस के साथ जो आपने बताया कि एक बच्ची की से डेथ भी हुई। और जब इस तरह की चीज़ें आप सुनते हो तो आप कहीं ना कहीं खुद ही डिसहार्ट हो जाते हैं क्योंकि आपके अपने भी घर में बच्चे हैं, मतलब जो इस तरह की गाड़ियाँ चलाते हैं या बाइक तेज़ी से चलाते हैं, क्या उनके घर में छोटे बच्चे नहीं होते होंगे? ज़रा सोच के देखें। लेकिन मैं ये बता दूं कि आपने अक्सर देखा, आपने कहा गली मोहल्ले में आपने देखा होगा स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, वो इसीलिए ये लोग लगाते हैं या घर वाले लोग इसीलिए लगाते हैं कि ताकि अगर कोई बाइक या गाड़ी स्पीड से आए भी तो जाहिर सी बात है जब आप स्पीड ब्रेकर्स देख रहे हैं तो वो फिर जंप कैसी होगी, धूम तो नहीं चल रही ना मूवी। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ आपका इसी मैसेज को कंटिन्यू करते हुए कि ना कि सिर्फ उन लोगों को कि ये जो बाइक्स चला रहे हैं या गाड़ियाँ चला रहे हैं, आपने देखा होगा बहुत कम उम्र के बच्चे भी, अभी एक रिसेंट हुआ था इंसिडेंट, एक पॉलिटिशियन के बेटे की डेथ हुई थी और उन्हें न्यू कार लेकर दी थी, उनके फादर ने गिफ्ट की थी और वो बहुत एक्सपेंसिव कार थी, स्पोर्ट्स कार थी आई थिंक, और वो जैसे ही बाइक लेकर गया उन्होंने तेज़ी से चला, कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तो समटाइम जो आप चीज़ें आपको लग रहा होता है ना कि आप अपने बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल दे रहे हैं तो वो लाइफस्टाइल के चक्कर में आप उनकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं ख़तरे में डाल रहे हैं। बेशक। कायनात से मैं बात एक ऐड करना चाहूँगी कि वाकई में गली या चौराहे पे स्पीड ब्रेकर्स भी होते हैं बट उनको भी नहीं देखते, वो लोग वहाँ से भी जंप मारते हुए जो है वो धूम मचाते हुए गाड़ी निकालते हैं और पीछे जो है वो अपनी वालदा को बिठाया होता है और छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके पास लाइसेंस भी नहीं होता। और मुझे समझ नहीं आती कि इतने छोटे बच्चों को कैसे अलाउ कर देते हैं, वालिदैन कैसे अलाउ कर देते हैं कि आप लोग गाड़ी चलाएं, हम लोग पीछे बैठे हुए हैं। I would like to add one thing, उसके बाद आप शो एंड कर देगा। I would request all the parents कि अपने बच्चों को प्लीज यंग एज में बाइक से गाड़ियाँ मत दें, ये उनके लिए भी डेंजरस है और बाकी लोगों के लिए भी डेंजरस है। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि एवरीवन इज इन हरी, सब जल्दी में है, लेकिन एक चीज़ समझ नहीं आती, जब सब जल्दी में है टाइम पे कोई बंदा पहुंचता क्यों नहीं है? प्लीज़। बाकी में यूनुस आपने बहुत अच्छी बात की कि हर इंसान को जो है वो बहुत जल्दी है और रेस लगी हुई है लाइफ में, और मुझे समझ नहीं आती कि इतने समझदार और पढ़े लिखे वालिदैन होने के बावजूद भी अपने बच्चों को क्यों इतनी डेंजरस चीज़ के ऊपर जो है वो अलाउ कर देते हैं। एहतियात अफसोस से बेहतर है। और इसी नोट पे हम सब जो हैं आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।